तहरीक जनाब मुस्तफ़ा महमूद सैयद मुस्तफ़ा महमूद साहब तमाम तर आप लोगों को बता दिए हैं। जो जलसे मिलादुन नबी 31वां जलसे मिलादुन नबी है, ये 31 यानी मुसलसल 30 साल से हम ये जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते आ रहे हैं। इसकी बुनियाद मरहूम गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब ने डाली और मुसलसल उस दौर से हम करते आ रहे हैं। और ये बर्रे सग़ीर का एक फ़क़ीदुल मिसाल जलसा रहमतुल आलमीन रहता है। ये जलसा पहले मुग़लपुरा प्लेग्राउंड पर किया जाता था, लेकिन वहाँ पर इंडोर स्टेडियम बनने के बाद में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़े में मनाया जा रहा है। इस साल गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़े में हमारे बहुत तकलीफ़ हुई। वहाँ पर भी कुछ तामीर की सिलसिले में पूरी मट्टी लाकर ग्राउंड में डाल दिया गया था। अब वो बदमाशी के तौर पे किया गया या वो अनजाने तौर पर हुआ, इसकी हम तहक़ीक़ात बाद में करेंगे। लेकिन ये जलसे को रोकने की कई मरतबा कोशिश की गई, साजिशें करते हैं हमारे जो मुखालिफिन हैं, यहाँ तक कि हमारे मुक़र्रिरों को डराते धमकाते आने से यहाँ पर हैदराबाद कई लोगों को मिसगाइड करते कि ये लोग फ़लाने फ़िरक़े से है, ये लोग फ़लाने हैं। लेकिन तमाम तर मुश्किलों के बावजूद आप लोगों के ताउन से अल्लाह ताला ये जलसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने में हमको कामयाब कर रहा है। कई ऐसे हमारे रुफ़ाक़ार हैं जो इस जलसे में हमारा साथ देते थे। ये कोविड 1 कोविड 2 में वो लोग आज हमारे दरमियान में नहीं हैं। मैं उन तमाम को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। जैसे हमारे सिकंदर मिर्ज़ा साहब हैं, ये पिछले 30 साल से हमारे जलसे में मुसलसल हमारे जलसे की कंपायरिंग, पूरे इंतज़ामात में हिस्सा लेना और यानी हर वो चीज़ के लिए वो हमारे को साथ देते थे। तो उसके बाद में ये हुआ कि हमारे सिकंदर मिर्ज़ा साहब हाल ही में उनका इंतकाल हुआ। मौलाना हसीबुल हसन सिद्दीकी एक ऐसी शख्सियत है जो पूरे 30 साल से हमारे जलसे में हमारे साथ में थे, आज वो हमारे दरमियान में नहीं है। ऐसा तो इस जलसे की जब शुरुआत हुई थी, मरहूम मोहम्मद जहांगीर पहलवान साहब जो गोलकुंडे क़िले से जिसका ताल्लुक़ रखता है, ये मजलिस बचाओ तहरीक के जलसे रहमतुल आलमीन के एक बानियों में से है। वो आज हमारे दरमियान में नहीं है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम की मग़फ़िरत करे। ख़ास तौर पर जो हमारे जो ये कोविड 1 कोविड 2 में जो जिन लोगों का इंतकाल हुआ है, उनको जो है अल्लाह ताला खराज अक़ीदत करे। और उनकी कमी हमको बार बार महसूस हुई इस जलसे में इंतज़ामात में। और मैं हमारे प्रोफेसर हफीज़ुर रहमान पाशा का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये शख्स जो है मुसलसल हर ये पूरे जलसों में हमारे वहाँ से मुक़र्रिरों को लाने में करने में हमारी मदद करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 15 अक्टूबर 2022 बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब इस जलसे का आगाज़ होगा। आप तमाम लोग शिरकत करिए, जितने भी लोग आ रहे। ये जलसा करने का मकसद ये है कि मरहूम सदर गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब जब बक़ैद हयात थे तो कई लोगों पूछते थे कि भाई ये जलसा करने का मकसद क्या है। तो आपने फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अग़यार तक पहुँचाना, और जो गलत फहमियाँ पैदा हो गए हैं हमें, ख़ास तौर पर आजकल के दौर में जो फ़िरक़ा परस्ती का दौर चल रहा है, तो उस फ़िरक़ा परस्ती के दौर में जो है मिशन ऑफ पीस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बर्रे सग़ीर के नबी हैं, ये आलम पूरे आलम के नबी हैं ये। तो तमाम फ़िरक़े तमाम मज़ाहब के लोग इनको मानते हैं। और अगर दुनिया में अगर कोई किसी को आप पीस एम्बेसडर के नाम से अगर बोल सकते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये बहुत सूट होता है। तो लेकिन मुखालिफिन इस्लाम, मुखालिफिन ये लोग जो है मुसलसल
बार बार जो है मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश, चंद वोटों के लिए, चंद सीटों के लिए, एमएलए एमपी सीटों के लिए आज पूरे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब कर दिया गया। न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब कर दिया गया है, बल्कि आने वाली नस्लों के जहनों को ख़राब कर दिया गया है। कल तक ये होता था फिसादात के ज़रिए मुसलमानों की ज़मीन व जायदाद को तबाह किया जाता था, फिसादात के ज़रिए हमारा क़त्लेआम किया जाता था, हमारी नौनिहाल बच्चियों के ज़िना किया जाता था, रेप किया जाता था। लेकिन आजकल की जो फाशिस्ट तंजीमें हैं, जो ताकतें हैं, ये आने वाली नस्ल के जहनों को ख़राब कर दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के जहनों में हिंदू मुस्लिम ला दिया गया है, फ़िरका परस्ती ला दिया गया है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हिंदुस्तान की सलामियत को, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, बाबा अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उसके तहत हर वो फ़िरका, हर वो मज़हब, हर वो शख्स को जो है उतना ही पावर है जितना कि एक अमीर शख्स को है और एक रूलिंग पार्टी के आदमी को है। लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रहा है हिंदुस्तान में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कल तक जो है लोग बोलते थे कि जुडिशरी, सहाफ़त, आर्मी ये आज़ाद काम करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं फ़िरका परस्ती इन पर भी हावी होते जा रही है। या तो ये फ़िरका परस्ती के चंगल में आ गए, या फ़िरका परस्त जहन के लोग इसमें दाखिल होकर जो है हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को कर रहे हैं। तो ये जलसे से हम जो है ख़ास तौर पर हम अगियार में ये मैसेज देना चाहते हैं, और मजलिस बचाओ तहरीक वाहिद जमात है जो गैर मुस्लिम स्पीकर्स को भी हम मदऊ करते हैं और गैर मुस्लिम लोगों को भी हम इसमें बुलाकर जो है इस जलसे में बिठाते हैं, ताकि तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब और हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखने के लिए एक ग्रेट मैसेज देने के लिए जलसे का इनेकाद किया जाता है। रही बात ये जो मुफस्सिर आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से 2014 से पहले अलग फ़िरका परस्ती थी, 2014 के बाद से अब अलग फ़िरका परस्ती का दौर आया। 2014 से पहले जो है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए गली गली बम धमाके किए जाते थे, गली गली जो है हर मुसलमान को दहशतगर्द बनाकर उसके ख़ानदान को, उसके महल्ले को पेश किया जाता था। मरकज़ में जो गवर्नमेंट थी उस वक़्त की कांग्रेस, और रियासतों में जो गवर्नमेंटें थी वो खामोश थी, फ़िरका परस्ती से लड़े नहीं ये लोग। काश अगर UPA 2 के दौरान गुजरात में जो मुसलमानों पर जो जुल्म किया गया उसके ख़िलाफ़ में अगर कांग्रेस के सेकुलर लीडर उठ खड़े होते तो मैं समझता हूं कि आज कांग्रेस की इतनी बुरी हालत नहीं होती और आज राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस वक़्त जब असलम जाफरी को मारा गया, जब बेस्ट बेकरी का वाक़या आया, तो कांग्रेस की उस वक़्त की सरबराह सोनिया गांधी खामोश रही, मनमोहन सिंह खामोश रहे। इसका नतीजा ये रहा कि हिंदुस्तान, गुजरात ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में फ़िरका परस्ती छाई और पोलराइजेशन ऑफ वोट्स हुआ, जिसका रास्त फ़ायदा जो है वो बीजेपी को हुआ और जिसका रास्त नुकसान जो है वो कांग्रेस को हुआ। तो मैं बारहा ये कहता हूँ कि क्रिमिनल साइलेंस ऑफ द अपोजिशन, ये जो अपोजिशन की खामोशी है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। आप कोई भी पार्टी का नाम ले लीजिए, चाहे आप समाजवादी पार्टी का नाम ले लीजिए, चाहे आप आम आदमी पार्टी का नाम ले लीजिए, चाहे आप TRS का नाम ले लीजिए, चाहे आप ममता बनर्जी की TMC पार्टी का नाम ले लीजिए। आज हिंदुस्तान के मुसलमान इन तमाम जमातों के लिए अछूत हो गए हैं। मुसलमानों के मसाइल तमाम जमातों के लिए बरफदान में रख दिए गए हैं। आज कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे बड़ा हिंदू। कोई कह रहा है कि मैं जनेधारू हूँ, तो कोई कह रहा है कि मैं फलाना हूँ। सबसे बड़ा हिंदू कौन है, इसके ऊपर कंपटीशन चल रहा है। और आने वाला
2023 का इलेक्शन भी इसी उन्वान पर जा रहा है। तो जो गलती कांग्रेस ने की आज वही सेकुलर पार्टियां कर रही है। तो आप देखिए समाजवादी पार्टी का अगर आप इश्यू लेंगे, समाजवादी पार्टी का जब आप इश्यू लेंगे तो आजम खान तकरीबन 3 साल में जेल में रहे, तो अखिलेश यादव एक मर्तबा भी उनसे मिलने नहीं गए, उनका जो है एक मर्तबा भी बयान नहीं दिए उसके खिलाफ में। अखिलेश यादव के दौर में कई जुडिशल कस्टडी में मुस्लिम बच्चों को मारा गया, कई लोगों को मारा गया। आप जब तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो आप देखिए वहाँ पर फिसादात के ज़रिए कई मुसलमानों के जायदादों को तबाह किया जा रहा है। वहाँ पर ममता बनर्जी वहाँ पर है। आप जब देखें तो पता चलेगा आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल यकीनन बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, मेडिकल फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में आप जब अच्छा काम कर रहे हैं, फिरका परस्ती के मामले में बहुत खामोश है। हालिया आप देखिए जो दिल्ली राइट्स हुए थे उस पर भी खामोश रहे पूरी आम आदमी पार्टी। एक अरविंद केजरीवाल या एक मनीष सिसोदिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बल्कि आप देखें तो पता चलेगा अमानतुल्लाह जब जेल में गिरफ्तार हुए तो समाजवादी पार्टी से कोई ऐसी बड़ी एहतजाजी प्रोग्राम या बयान नहीं दिया गया। उसी सूरत में जब आप रियासत में जब आप देखेंगे तेलंगाना राष्ट्र समिति, यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है हमारे तेलंगाना में, तेलंगाना का जो 2023 का इलेक्शन है, पार्लियामेंट 2024 में आ रहा है, लेकिन 1 साल पहले यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। सारी बीजेपी, सारी फिरका परस्त ताकतें यहाँ पर जो है कई दिन से काम कर रही थी, लेकिन केसीआर साहब अपने पैलेस में सो रहे थे। जैसा कि इंग्लिश में कहावत है कि डी नीरो वॉज प्लेइंग गेम, यानी डी नीरो सो रहा था, रोम जल रहा था, रोम वॉज बर्निंग, द डी नीरो वॉज स्लीपिंग। तो हमारा तेलंगाना में धीरे धीरे करते हुए फिरका परस्ती दाखिल हो रही थी, लेकिन केसीआर साहब सो रहे थे और केसीआर साहब के जो अतराफ का हाशिया था वो पूरा बीजेपी में दाखिल होते जा रहा था, फिरका परस्ती को अपना रहा था। केसीआर के लिए, टीआरएस के लिए मुस्लिम मसाइल, मुसलमान अछूत हो गए हैं। आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बोलिए, जिस तरीके से टीएमसी, आम आदमी पार्टी, आपके जेडीएस जैसा एक लल्लू प्रसाद यादव आरजेडी को छोड़कर तमाम सियासी जमातों के लिए आज मुसलमान अछूत हो गए हैं। उसी तरीके से हमारे केसीआर साहब के लिए भी आज तेलंगाना के मुसलमान अछूत हो गए हैं। यानी तेलंगाना आज़ाद होने से पहले केसीआर साहब ने बहुत वादे किए थे, 12% रिजर्वेशन का वादा किए थे, वो आज की तारीख तक नहीं आया। वक्फ कमिश्नरेट देने का वादा किया था, वो आज तक नहीं आया। आज हमारी हालत इतनी बदतर हो गई कि दलितों के लिए दलित बंधु स्कीम आती है और हमारे लिए एक लोन ही नहीं मिलता है। पिछले 8 साल में आप देखें तो पता चलेगा कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन जो तेलंगाना के 5 इदारे हैं मुसलमानों को देखने के लिए, जो 5 इदारे हैं यानी वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, आपके हज कमेटी, उर्दू कमेटी और एक कोई इदारा, ऐसे 4-5 दायरातुल मारिफ, ये 5 अनीसुल गुरबा, ऐसे 4-5 इदारे हैं हमारे मुसलमानों के। पिछले 8 साल में ऑन रिकॉर्ड विथ आरटीआई एप्लीकेशन, विथ आरटीआई एप्लीकेशन मैं इस बात की गवाही दे सकता हूं कि पिछले 8 साल में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को कोई बजट नहीं दिया गया। हालिया चेयरमैन जो नए मौजूदा चेयरमैन आए, एक नौजवान शख्स है, हरकियाती शख्स है, साबिका कांग्रेस के पीरियड से मैं उनको जानता हूं, उनके दिल में कुछ अच्छा करने का उनकी इच्छा है। तो वो जैसे ही आए वो ये मालूम किए कि 50 करोड़ रुपए अनयूज्ड माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में रखे हुए हैं। वो फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात किए और फाइनेंस मिनिस्टर इमीडिएटली, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव साहब भी कोशिश करते हुए ये किए कि मजीद उस 50 करोड़ में नए 50 करोड़ डालते हुए मुसलमानों को 100 करोड़ लोन देने का वादा किया गया। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 1 में जो है 70% सब्सिडी, कैटेगरी 2 में जो है 80% सब्सिडी। यानी अगर किसी मुसलमान को 1 लाख रुपए लोन होना है तो वो 20,000 रुपये अपनी तरफ से देगा, तो बैंक के थ्रू आपको
80,000 रुपये और 70,000 रुपये लोन दिया जाएगा। लेकिन ये हुआ कि वो फाइल, अब आप देखिए किस तरीके से हमारी फिरका परस्ती जहन तेलंगाना में काम कर रही है। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के फिरका परस्त जहन के तहत आ गए। अभी बीजेपी पावर में नहीं आई तेलंगाना में, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है कि तेलंगाना के डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर क्या हमारे इटला राजेंद्र है या किशन रेड्डी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मौजूदा चीफ मिनिस्टर हमारे केसीआर साहब बिल्कुल डिफंक्ट चीफ मिनिस्टर हो गए बेचारे, और उनके बेटे बिल्कुल डिफंक्ट हो गए। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 3 महीने से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जो फाइल है 100 करोड़ की, 2 हमारे आईएएस ऑफिसर्स है, जहां पर हमारे को अगयार से नुकसान है, वहां पर हमारे को अपनों से भी नुकसान है। जहां पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो मुस्लिम आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को अगर डालते हैं तो ये लोग कौम के मामले में कोई काम नहीं करते, हमारे मामले में कोई आवाज नहीं उठाते। 3 महीने से फाइल हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर उनके पास पड़ी हुई है, और हमारे जो डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर एक आईपीएस है, एक आईएएस ऑफिसर के पास है, 100 करोड़ रुपए की फाइल है। अब आप बताइए मुसलमान तेलंगाना के कैसा तरक्की करेंगे, आप लोन नहीं दे रहे हैं। अब आप दूसरी जानिब आइए वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड के जितने भी जायजाते थे, जो पिछले हम कल तक बोलते थे कि भाई आंध्रा के रायलसीमा के रूलर्स है इसलिए वो हमारी यहाँ पर जायजातों को तबाह कर रहे हैं, लेकिन आज केसीआर साहब, ये वही केसीआर साहब है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस वक्त दरगाह हजरत हुसैन शाह वली की जब जमीन लगड़ा पार्टी राजगोपाल को दे दिए थे, तो जाके 3 दिन का धरना दे के वहां पर उन्होंने खुद बैठे थे। आज वो हमदर्दी, आज वो हमारे साथ मोहब्बत केसीआर साहब कहां पर गई कि वक्फ बोर्ड तबाह और ताराज हो गया। हम उस दरगाह हुसैन शाह वली की तकरीबन 50,000 करोड़ की जायदाद, हम 50,000 करोड़ की हमारी वक्फ की अमलाक को तबाह कर दिया गया पूरा। ये 8 साल में जितनी तबाही हुई, मैं समझता हूं कि वक्फ बोर्ड की पिछले 50 साल में उतनी तबाही नहीं हुई जितना केसीआर के दौर में वक्फ बोर्ड की तबाही हुई। वक्फ बोर्ड के दफ्तर को लॉक डाल दिया गया। वक्फ बोर्ड के दफ्तर को आज कितने दिन से लॉक है? 5 साल से आज वक्फ बोर्ड के दफ्तर को लॉक है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई मुस्लिम रहनुमा में हिम्मत नहीं है जाके केसीआर के दरवाजे को खटखटाने की। पुराने शहर में तकारीर में बोलने वाले कि हम जिसे चाहे उसे तख्त पर बिठा सकते हैं, हम जिसे चाहे उसे तख्त पर लिटा सकते हैं। आज मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, कल तक कहते थे कि मैं उस कार का स्टीयरिंग का ड्राइवर हूं, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, कहां पर गया? 5 साल से वो गाड़ी, वो ड्राइवर हज हाउस को जाकर वक्फ बोर्ड का लॉक क्यों नहीं खोल रही है? वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को लॉक रहने की वजह से हम कई केसेस को हार जा रहे हैं। उसके बाद में आप देखें तो उर्दू एकेडमी का मुझे बड़ी हंसी आई कि मैं इत्तेफाक से निज़ामाबाद गया था और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को गया था, तो वहां पर यह देखा कि उर्दू एकेडमी की लाइब्रेरी जो है एक गैरेज में, किसी के गैरेज में चल रही है, और महाना 8 से 10,000 रुपए उस गैरेज के ओनर को दिया जा रहा है। उर्दू सरकारी जबान है तेलंगाना की, बराए नाम है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, टीआरएस के तमाम लीडरों को चैलेंज कर रहा हूँ, जो केसीआर को सेकुलर कहते हैं, जो केसीआर को एक अच्छा एबुल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। एबुल एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहते हैं? जैसा हमारे निजाम सरकार थे, जिनके 2 आंखें, एक हिंदू और एक मुसलमान, सबके साथ इंसाफ किए। जहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को पैसे देते थे, तो वहां पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी को भी पैसे देते थे। लेकिन केसीआर साहब सिर्फ एक ही फिरके के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं तेलंगाना के पिछले 8 साल से। पिछले 8 साल से उर्दू एकेडमी की इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है कि उर्दू सहाफ़ी, उर्दू शोराए कराम आज दम तोड़ रही। ना तो उर्दू एकेडमी से उनको कोई एक्रीडेशन यानी कोई हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है, ना कोई उनके लिए स्पेशल पैकेज दिया गया है। एक जानवर अगर इंस्टिंक्ट हो जाता, वो जानवर के स्पीसीज अगर खत्म हो रही दुनिया से, तो उस स्टेट के हुक्मरान या उस रियासत के हुक्मरान ये करते कि उस जानवर के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करते। उर्दू दिन पे दिन खत्म होते जा रही है।
बड़े बड़े बातें किए जा रहे हैं टिमरीज के ताल्लुक से। मैं वाज़े करने के लिए मौकूफ में हूं कि टिमरीज में जितना टिमरीज में करप्शन है, शायद ही मैं समझता हूं कि तेलंगाना के कोई डिपार्टमेंट में इतना करप्शन नहीं होगा। तो मैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का कहा, मैं आपके हज हाउस की बाजू जो बिल्डिंग है, आज बतलाइए पिछले 8 साल से वीरान पड़ी हुई है। वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कमजोर हो जा रहा है, उसका मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से पानी आ जा रहा है। ऐसे कितने डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कितने माइनॉरिटी वेलफेयर, कितने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आए और जा रहे हैं और मौजूदा वक्फ बोर्ड चेयरमैन है। आप बतलाइए क्या किसी में हिम्मत है कि जाके चीफ मिनिस्टर को, ये हमारा स्केलेटन है, ये हज हाउस की बिल्डिंग जो है मुसलमानों की जो जरे हाल है तेलंगाना की, उसकी जिंदा मिसाल अगर कोई देखना चाह रहे हैं कि मुसलमान तेलंगाना में कैसे है, तो जाओ जाकर जो है हज हाउस की बिल्डिंग देखो। आप बड़े बड़े वादे किए गए कि KG to PG फ्री हम वो देंगे मुसलमानों के लिए स्पेशल। आप ओल्ड सिटी की जब डेवलपमेंट की बात करते, रोजाना आप देखते कि 100 करोड़ रुपए के दावे। कल मुझे बड़ी हंसी आई कि अकबरुद्दीन ओवैसी जाकर जो है मेट्रो रेल के MD से मिले। अरे पिछले 11 साल से मेट्रो रेल का काम नहीं हुआ। आज हर इलेक्शन से पहले आप देखिए 2014 में भी ऐसा ही ड्रामा किया गया था। 2018 में ये KTR, ये असदुद्दीन ओवैसी पुराने शहर में फिर के, ये अकबरुद्दीन ओवैसी अपने तकारीर के जरिए IT कॉरिडोर बनाने का वादा किए थे कि शमशाबाद में IT कॉरिडोर आएगा, मुस्लिम बच्चों को पुराने शहर के 10,000 नौकरियां मिलेंगे। ये वादे किए गए थे। वो IT कॉरिडोर कहाँ पर है मुझे बताइए। IT कॉरिडोर तो नहीं आया, बल्कि सदर मोहतरम का आलीशान घर तामीर हो गया पहाड़ पे। IT कॉरिडोर तो नहीं आया, लेकिन शमशाबाद की वक्फ प्रॉपर्टी तबाह ताराज हो रही है। एयरपोर्ट को जाते हुए रास्ते में आप देखिए कि पूरे VIPs जाते हैं, वो पूरी वक्फ बोर्ड की जायदाद को तबाह किया जा रहा है वहां पर। तो आप बतलाइए आखिर हम किसको सेकुलर मानकर चले। ये हमारे उलमा मशाइखीन आयन इलेक्शन के मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी पूरी जिंदगी मैं चाहता हूँ कि इस नेक उलमा मशाइखीन के खदमों में बैठकर मैं अपनी जिंदगी को गुजारूं, लेकिन जो उलमा मशाइखीन के नाम पर मुसलमानों को जो धोखा दिया जा रहा है, ऐन इलेक्शन के सामने लाकर उनको पेश करके ये बताया जा रहा है कि KCR सेकुलर है। कहाँ पर है वो जमात इस्लामी के तमाम जिम्मेदार। आज बतलाइए कि हज हाउस की बिल्डिंग का कोई दौरा करते हैं क्या? बताइए उर्दू सेकंड लैंग्वेज को मार दिया गया है। आप कोई पुलिस स्टेशन में जाइए, क्या उर्दू में बात करने वाला एक ऑफिसर मिलेंगे आपको? कोई इंस्पेक्टर से आप उर्दू में बात कर सकते? कोई SI से आप उर्दू में बात कर सकते? बताइए, आप कोई उर्दू में दरखास्त दे सकते? हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस को जाइए, क्या उर्दू में आप दरखास्त दे सकते? तो ये आज तेलंगाना की इतनी बुरी हालत है। हम नहीं चाह रहे कि तेलंगाना में फिरका परस्त ताकतें आए, हम नहीं चाह रहे कि तेलंगाना में BJP दोबारा इख्तियार पर आए, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि KCR, TRS और BJP की जो मैच फिक्सिंग चल रही है। अब जो मौजूदा BRS और, अरे आपसे घर नहीं सुधर रहा। आप जो है तेलंगाना में यहाँ पर के हालात, रोजाना शहर में मर्डर, रोजाना शहर में लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर हो गया। शहर में ट्रैफिक चालानात तो यह हालत है कि हर आदमी ऑन रिकॉर्ड में ये चैलेंज कर सकता हूं कि तेलंगाना के जितने लोग हैं हर हफ्ता जो है 1,000 रुपए का ट्रैफिक चालान दे रहे हैं। हैदराबाद की तो यह हालत है ट्रैफिक की, जुल्म की, कि लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो जा रहे हैं ट्रैफिक चालानात की वजह से। साबिका कमिश्नर जो जुल्म किए हैं उसके ऊपर CBI इंक्वायरी होना चाहिए। ट्रैफिक चालानात के ऊपर जो कोविड के पीरियड पे निशानदही करके खास तौर पर टोपी पहनने वालों को, दाढ़ी वालों को जो ट्रैफिक के चालानात का निशाना बनाया गया था, लोग भूल जा रहे हैं कि किस कदर कोविड के नाम पर हम तेलंगाना के मुसलमानों पर जुल्म हुआ ट्रैफिक के चालानात का, कि लोग भूल रहे हैं। आज मौजूदा बताइए आप, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको कि ट्रैफिक चालानात की कैसी फिरका परस्ती चल रही है। खैरताबाद में एक नसर स्कूल है, गौर से सुनिए मेरी बात को। उस नसर स्कूल में वहां पर सुबह में पेरेंट्स जाते हैं और शाम में पेरेंट्स जाते हैं। हर स्कूल का एक मसला है कि आप जब स्कूल स्टार्ट होता है और स्कूल छूटते वक्त थोड़ी बहुत ट्रैफिक जैम होती है, तो हमारे जब AK खान जब एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक थे और बाद में जब कमिश्नर थे, तो एक रूल लाए थे कि तमाम स्कूल के जोन्स DCP जोन में डिवाइड करते हुए अलग अलग टाइमिंग दिए थे 30-30 मिनट की। तो कई दिन से
नसर स्कूल के जितने पेरेंट्स आ रहे हैं, ट्रैफिक का वहां का जो इंस्पेक्टर है डेली 100 चालान कर रहे हैं वहां पर पेरेंट्स को। इसलिए कर रहे हैं कि वो एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है, वहां पर जो है उस मुस्लिम इंस्टीट्यूशन को तबाह कर रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि वो कार्स लाइन में जा रहे हैं इसलिए हम चालान कर रहे हैं बोलकर। तो बड़े अफसोस की बात है कि सारे पेरेंट्स से मैं मिला कल जाके, वहां के ट्रैफिक इंस्पेक्टर, एसीपी, जॉइंट सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिला मैं। आप बतलाइए, जहां पर नसर स्कूल है वहां पर रास्ते में एक मंदिर है, वो मंदिर में जितने लोग पूजा करने आते हैं पूरे रोड पे गाड़ियां डाल रही, लेकिन क्या ट्रैफिक पुलिस किसी को चालान करी उस मंदिर को आने वाले? मैं वो फिरका परस्ती की गुफ्तगू नहीं कह रहा हूं, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं बात बोलने पर। वहां पर एक बल्दिया का दफ्तर है, सारे बल्दिया दफ्तर के ऑफिसर्स बाहर पार्किंग कर रहे हैं, क्या आप किसी को चालान करें? वहां पर एक निरंकारी भवन है, क्या आप किसी को चालान करें? बताइए, सारे गाड़ियां बाहर रहते हैं वहां पर जब भी सुबह और शाम में, क्या ट्रैफिक पुलिस किसी को चालान करी? बताइए, आप किसी को चालान नहीं करती। वहां पर सेंट्रल एक्सरसाइज, वहां पर और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, वाटर बोर्ड का हेड ऑफिस है, वहां पर पूरे गाड़ियां बाहर रहते, लेकिन नहीं, सिर्फ क्योंकि नसर स्कूल एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है, वहां पर तकरीबन ज्यादातर मुसलमान पेरेंट्स आते, उनको टार्चर करो। तो एक स्कूल की मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि ट्रैफिक पुलिस के जो चालानात का जो दौर चल रहा है हैदराबाद में, ये हर एवरी सिटीजन ऑफ तेलंगाना, खास तौर पर हु आर लिविंग इन हैदराबाद, आर पेइंग मिनिमम 5,000 रुपीज एवरी वीक। अब बोल रहे हैं अरे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कल मैं हमारे सीपी साहब को बोला तो मुझे बोल रहे हैं कि एवरीबडी शुड फॉलो रूल, ट्रैफिक रूल। यस, वी आर रेडी टू फॉलो ट्रैफिक रूल, बट वेयर इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर? आपके कितने लाइट नहीं चल रही बताइए? चादर घाट का जो चादर घाट के ऊपर जो आपके जो लाइट है जो पब्लिक को रोकता है सिग्नल, आज कितने दिन से काम नहीं कर रहा? कमिश्नर साहब बताइए, मैं खुद देख रहा हूं 15 दिन से काम नहीं कर रहा, 15 दिन से मैं ट्वीट कर रहा हूं उसके बारे में। आप बताइए, आप कैमरास की बात करते हैं, हालिया एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंड बाजा बाराती मादन्नापेट पुलिस स्टेशन और रैन बाजार पुलिस स्टेशन में कोविड पीरियड के दौरान में, कोविड पीरियड चल रहा भी, अकबरुद्दीन ओवैसी 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जुलूस निकाले, उसके ऊपर मैं एक आरटीआई में डाला कि क्या यहाँ के कैमरास में रिकॉर्ड किया गया पुलिस के? तो हमारे मादन्नापेट के पुलिस के इंस्पेक्टर मुझे जवाब दिए कि हमारे कैमरास काम नहीं कर रहे हैं। तो चंचलगुड़ा जेल जो है एक सेंसिटिव एरिया है, वहां के कैमरास काम नहीं कर रहे हैं। रिसेंटली डबिलपुरे में एक बच्ची किडनैप हो गई, एक का रेप हुआ, तो मैं डबिलपुरा इंस्पेक्टर से और एसीपी से मालूमात किया तो बोले कि हमारे कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। तो आपके कैमरों का जो ढंढोरा है कि हैदराबाद सिटी में पूरे कैमरे आ गए, 750 करोड़ से हमें बड़ी बिल्डिंग बना दिए। अरे आप अपने आराम के लिए एयर कंडीशन बिल्डिंग बनाए, आवाम के लिए क्या सहूलत है? आप बताइए, कोई स्टॉप पे क्या जिब्रा क्रॉसिंग पे आपको वहां पर पट्टे दिखते? बताइए। कल मेरी खुद गाड़ी को एक चालान आया कि आप व्हाइट वो पट्टा क्रॉस करे। मैं आज सुबह में वहां की फोटो मंगाया मोजमजई मार्केट चौरस्ते पे, तो वहां पर वो व्हाइट पट्टा है ही नहीं। आप बंजारा हिल पे से कभी भी तेज गाड़ी लेके जाइए, आपको एक चालान आ जाता कि आप जो है स्पीड गए बोल के। आप बताइए, किसी बंजारा हिल पे कोई मुकाम पे स्पीड लिमिट बोर्ड है क्या? बताइए आप। कोई बंजारा हिल के आप जो टीडीपी के ऑफिस के सामने से जो आप पूरे पार्क को जा रहे हैं, अगर आप देखें तो पता चलेगा। तो अरे यार ना बोलने दो ना। तो आप जो है बंजारा हिल के जो टीडीपी के ऑफिस है जुबली हिल रोड, आप अगर गाड़ी वहां से 30 की स्पीड से अबव गए तो आपको 1000 का चालान आ रहा वहां पर। आप, आई एम चैलेंजिंग द जीएचएमसी, आई एम चैलेंजिंग द सिटी पुलिस। आप बताओ, क्या वहां पर कोई बोर्ड है, स्पीड लिमिट बोर्ड है? कोई नहीं है। तो ट्रैफिक पुलिस, हैदराबाद पुलिस अवाम का खून चूस रही है और मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये लिख लो, आज नोट कर लो, जिस तरीके से टीडीपी के दौर में लाइट का जुल्म हुआ था, हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 35 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में से टीडीपी के एक भी कैंडिडेट की जमानत जब्त नहीं हुई। ये ट्रैफिक पुलिस के जुल्म से, जो कोविड में हम पे जुल्म किया गया था, अब जो मौजूदा हम पे जुल्म किया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस का, वो जुल्म के बजाय उसका जो
रद्द अमल होगा ट्रैफिक पुलिस का आने वाले इलेक्शन में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक भी टीआरएस का आदमी की जमानत नहीं बचने वाली है। केसीआर साहब लिख लो। केटीआर साहब हर मसले पर ट्वीट करते। मैं चैलेंज कर रहा हूं मिस्टर केटीआर, पूरे 8 साल में एक मर्तबा भी आप कोई मुस्लिम इश्यू पे ट्वीट करे क्या? बताओ। क्या वक्फ बोर्ड की कोई जायदाद कब्जा हो रही तो आप रुकाने के लिए ट्वीट करे क्या? बताओ। क्या आप जो है माइनॉरिटीज को लोन नहीं दिए गए तो आप क्या कोई ट्वीट करे क्या? बताए 85 to 90% नॉन माइनॉरिटीज को दिए जा रहे हैं। अगर कोई बीमार है चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर अगर दरखास्त डाल रहा तो उसको रिजेक्ट किए जा रहे हैं। अगर वो मुस्लिम नहीं है तो 15-15 लाख रुपए उसको दिए जा रहे हैं। मेरे पास पूरा आरटीआई से मैं रिकॉर्ड निकाल रहा हूं कि पिछले 8 साल में कितने मुस्लिम्स को सीएमआरएफ दिया गया और कितने नॉन मुस्लिम्स को। मैं फिरका परस्ती की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन केसीआर को बेनकाब करना मेरा काम है। ये पूरे अजला जाऊंगा मैं और हर मुकाम पर जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है टीआरएस की, मैं अभी भी कह रहा हूं कि कुछ गया नहीं। आप वक्त कमिश्नर रेट दीजिए। आप जहां पर एसटीज को 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं, जहां पर आप दलित बंधु स्कीम दे रहे हैं, माइनॉरिटीज को क्यों नहीं दे रहे हैं? ये मेरा सवाल है। तो ये वादे थे, ये हिंदुस्तान के हालात है, ये तेलंगाना के हालात है। मुसलमानों को राशन कार्ड के बारे में क्या? हाँ, आप देखिए पिछले कितने साल से राशन कार्ड बंद है, देना बोलिए आप। 2016 में आखिरी मर्तबा राशन कार्ड दिए गए। आज 2016 से लेके अभी तक सिर्फ खाली एप्लीकेशन आ ले रही है। सो राशन कार्ड जो 2016 तक जो रैंडम था, जैसा शहर में 36 लाख राशन कार्ड कुछ थे, आज जो मौजूदा डिपार्टमेंट है, जो भी कमिश्नर्स है, पूरे राशन कार्डों को कैंसिल कर दिए। व्हाइट राशन कार्ड को कैंसिल कर दिए, अंत्योदया कार्ड को कैंसिल कर दे रही, आरोग्यश्री कार्ड पे इलाज नहीं हो रहा, और आपके आसरा स्कीम बड़ा ढंढोरा पीट रहे हैं आसरा स्कीम का। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने डिस्ट्रिक्ट के मीटिंग्स में बोल रहे हैं कि आसरा के लिए अप्लाई करो, आसरा पेंशन के लिए आप लोग अप्लाई करो। अरे भाई, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है 5 साल पहले जो आसरा एप्लीकेशन, आसरा पेंशन के एप्लीकेशन लिए गए थे, आज की तारीख तक नहीं आए। हमारे हरीश राव साहब एक अच्छा ऐलान करे, बोले कि किडनी पेशेंट्स जो है उनको आसरा के तहत हम 3000 रुपए स्कीम देंगे, फ्री डायलिसिस देंगे। ये फ्री डायलिसिस स्कीम पुरानी है, लेकिन रूबे अमल नहीं हो रही। आप उस्मानिया में जाओ, फ्री डायलिसिस नहीं होता। आप निजाम में जाओ, फ्री डायलिसिस नहीं हो रहा। आप जो है गांधी हॉस्पिटल में जाओ, फ्री डायलिसिस नहीं हो रहा। कई पेशेंट्स मर जा रहे हैं, डायलिसिस नहीं हो रहा बोल के। तो ये जो है आसरा पेंशन की स्कीम के जो ऐलानात हो रही, मेरे पास डेली लोग आ रहे हैं, ज़ईफ लोग। भाई अगर देखिए जैसा केसीआर साहब की नीयत साफ है तो डोर टू डोर आप इन्वेस्टिगेशन कराओ। डोर टू डोर भेज के अपने ऑफिसर्स को, ये घर में कौन ज़ईफ है, हु इज लायबल फॉर विडो पेंशन, हु इज लायबल फॉर एज ओल्ड वुमन पेंशन, हु इज लायबल फॉर हैंडीकैप पेंशन, ये डोर टू डोर सर्वे करा के आप देना स्टार्ट करो। लेकिन जी हाँ, बीआरओ का पोस्ट बर्खास्त कर दिए। बिल्कुल कम हो गया। आप कोई भी डिपार्टमेंट में जाइए, बल्दिया में पिछले 20 साल से पोस्टिंग नहीं हो रही, ऑन डेप्यूटेशन बुला रही पूरों को, यानी तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बुला रही। आप कलेक्टरेट में आप वीआरओ का पोस्ट बर्खास्त कर दिया, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बुला सकते हैं, बुला के काम ले सकते हैं। लेकिन आपकी नीयत नहीं है ना साहब काम करने की, आपकी नीयत नहीं है। तो ये तमाम ये खोखला है पूरा। ये 8 साल का जो गोल्डन तेलंगाना है, ये खोखला तेलंगाना है। तो आप तमाम को हम आगाह कर रहे हैं, आने वाले इलेक्शन के लिए अगर कल के दिन फिरका परस्त ताकतें सर उठाएंगी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि केसीआर साहब खुद तेलंगाना को गोल्डन प्लेट में रख के, गोल्डन थाली में रख के बीजेपी को इख्तिदार देना चाह रहे हैं, ऐसा दिख रहा मुझे। यार जिंदा सवद। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम।
काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।